चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। क्लियर? टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्लियर है? तो पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या बोलते हैं इनको? केमिकल रिएक्शंस। होती क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करें, Fe आयरन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बनाता है FeO। क्या बनाता है? FeO। तो इसमें हो क्या रहा है? ये दो पदार्थ आपस में संयोग कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है ना, क्या बना रहे हैं? नया पदार्थ। तो हम इस पूरी अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है? रासायनिक अभिक्रिया। बात क्लियर हो रही है? आगे बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं हम उनको संतुलित कैसे करते हैं। हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो हम जानेंगे कि जैसे ये कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहले हम समझ गए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब या तो एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके क्या करते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हम जितनी भी समीकरण पढ़ेंगे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? रासायनिक अभिक्रिया के। जैसे CaCO3 ये जो है हमें देता है CaO + CO2। क्लियर है? तो ये भी क्या कहलाएगी? एक रासायनिक अभिक्रिया। मेन चीज़ इसमें आती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाएगा। देखो, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर हम इस अभिक्रिया को देखते हैं तो ये एक संतुलित अभिक्रिया नहीं है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया तो है। क्लियर है ना? तो हम अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा, यहाँ मेन टॉपिक यही है कि रासायनिक अभिक्रिया को, इसको रफ कर देते हैं ना, तो हम इसको सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब हम जानेंगे कि किसी अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है Mg + O2। Mg जो है O2 से क्रिया करती है और बनता है MgO। अच्छा, एक बात समझना, इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। सबसे पहले एक बात समझेंगे कि जो क्रिया में भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक। याद रखना, जो पदार्थ क्रिया में भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे कहलाते हैं उत्पाद। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात भी पता होनी चाहिए। तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ Mg और O2 जो है वो अभिकारक हैं और जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारा MgO, वो क्या है? उत्पाद। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण करना क्या है। तो हम क्या करेंगे? देखो, इसमें ऐसे समझेंगे कि इसे लेफ्ट का मान लो और इसे राइट का मान लो। लेफ्ट राइट क्या माने? कि लेफ्ट में Mg का कितना परमाणु है? 1। ठीक है, Mg कितना है? 1। और राइट में अगर हमें Mg को देखें तो यहाँ Mg कितना है? 1। ठीक है, तो अभिकारक को लेफ्ट का मान लिया, उत्पाद को राइट का मान लिया। एकदम सिंपल तरीके से हम इसको सीखेंगे। अब देखो, O के कितने परमाणु हैं? 2। और यहाँ O के कितने परमाणु हैं? 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? O परमाणु को बराबर करना चाहेंगे। किसको बराबर करना चाहेंगे? O को। किधर कम है? देखो, इधर तो 2 है, इधर 1 है, तो कहीं ना कहीं हम O में कितने की गुणा करना चाहेंगे? 2 की। तो हम क्या करेंगे? इस O में कर देंगे 2 की गुणा। क्लियर है?
जब हम इस O में 2 की गुणा कर रहे हैं, ध्यान से समझना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि O के हैं 2, तो हमने इस O में कर दी 2 की गुणा। जैसे ही हमने इसमें 2 की गुणा की तो ये 2 जो है इससे गुणा हो गई Mg में भी, तो Mg के भी अब कितने हो गए 2, तो हम क्या करेंगे इधर भी कितने से गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना होता है। ठीक है, अगर इस तरह से दिमाग में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल सिंपल सी तरीके से हम तुम्हें सिखाते हैं। ठीक है ना, सबसे सिंपल सा तरीका हम तुमको सिखाते हैं। क्या है सिंपल तरीका? सिंपल तरीका ये है कि यहीं से सीधा सीधा संतुलित करेंगे। कोई भी रिएक्शन जो हमें मिलेगी जहाँ दे रखी है हम वहीं से उसको संतुलित करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें दे रखा है N2 प्लस H2, N2H2 आपस में क्रिया करती हैं और बनाती हैं NH3। क्लियर है? तो हम यहाँ से ही संतुलित कर सकते हैं। देखो नाइट्रोजन के 2 परमाणु, नाइट्रोजन के कितने परमाणु 2, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, तो हम नाइट्रोजन में गुणा करेंगे 2 की। याद रखना पूरे में गुणा करनी है, ना कि सिर्फ N में। चलो जब N में हम 2 की गुणा करेंगे तो देखो N के हो गए 2, N के कितने हो गए 2, लेकिन H के हो गए, H के पहले से 3 थे और 3 में 2 की गुणा तो H के हो गए 6। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे N के तो 2 हैं लेकिन H के हैं 2, तो हमें कितने चाहिए 6, तो कितने से गुणा कर दें 3 से, 3 दूनी 6। तो अब यहाँ H के कितने हैं 6 और N के कितने हैं 2। सारी बातें समझ में आ रही। तो हम कैसे किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है ना, संतुलित अभिक्रिया में क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड के परमाणु बराबर होते हैं राइट हैंड साइड के परमाणुओं की। क्लियर है? और कोई रिएक्शन संतुलित करनी हो तो जैसे हम Fe की क्रिया H2O से करा दें, Fe की क्रिया हम H2O से करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा Fe2O3 प्लस H2। क्लियर है? क्या प्राप्त होगा Fe2O3 प्लस H2। अब बात आती है कि इस रिएक्शन को कैसे संतुलित किया जाए। इस रिएक्शन को संतुलित कैसे किया जाए तो फिर से समझेंगे। Fe के 2 तो हम Fe में गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलेंगे। O के हैं 3 तो यहाँ गुणा कर देंगे 3 से। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे H के थे 2 और 2 का गुणा 3 में 2 3 6, तो कितने से गुणा 3 से, 3 दूनी 6। एक बार चेक करेंगे Fe के 2, H के 6, O के पूरा गुणा है ना 3 का, इसमें O के हो गए 3। ऐसे यहाँ ध्यान दो Fe के 2, O के 3 और H के 3 दूनी 6। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हमने ऊपर नीचे कर दिया है लेकिन समझ सकते हैं कैसे हैं, सब बराबर हैं। क्लियर है? ये होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या सीखेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, अभिक्रियाओं के प्रकार में हम सबसे पहले जानेंगे संयोजन या संकलन अभिक्रिया। संयोजन को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिशन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान से समझना, सब लोग पहले एक बात को समझें कि एरो से पहले वाला जो होगा वो क्या होगा अभिकारक। ये क्या है अभिकारक, और एरो के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा होता है उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है 2 अभिकारक आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, संयोग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं एक उत्पाद। तो यही है, जैसे CaO H2O से क्रिया करता है और बनता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर है? जैसे सल्फर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बनाता है SO2। तो 2 अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं और बना रहे हैं एक उत्पाद। ठीक है, इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करता है और बनाता है COCl2। ठीक है, तो हम यहाँ जाने कि यदि 2 या 2 से अधिक भी आपस में जुड़ सकते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद देते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हम एक बात को जानना जरूरी है कि यहाँ ये S लिखा है हमने, यहाँ L लिखा है,
यहाँ AQ लिखा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो हम समझ लेंगे CaO जो है ये सॉलिड है, इस S का मतलब ये है कि ये कैसा है, सॉलिड है। और H2O कैसा होता है, लिक्विड, तो लिक्विड को प्रदर्शित करते हैं L से, ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान से समझना, कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, CaO का जलीय विलयन। तो याद रखना जब भी एक्वस लिखा हो, AQ लिखा हो, तो उसका मतलब ये है कि उसका वो जलीय विलयन है, ठीक है ना। और कुछ बचा रह गया, जैसे ये है S का मतलब क्या है, ये सॉलिड है, ठोस है। G का मतलब है गैस, और G का मतलब क्या है, गैस, ठीक है ना। तो हम इन चीज़ों को भी पहचान लिया करेंगे। एक दो बातों को और याद रखना, जैसे कि हीट का निशान होता है ये, तो किसी अभिक्रिया के ऊपर एरो पर इस तरह से ये लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे अपनी दूसरी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होगी। पहली हमारी हो गई संयोजन अभिक्रिया, अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझेंगे दोबारा से। ये रही एक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक वियोजित होकर, वियोजित मतलब टूटकर, दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। देखो एक अभिकारक है, ये टूटा, कितने उत्पाद दे दिए, दो उत्पाद, कितने मिल गए, दो। तो एक जो है वो दो में टूट गया, टूटना ही क्या कहलाता है, वियोजन। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हल्का सा हीट कर देते हैं तो ये देता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है। अगर हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, तो ये एक अभिकारक है, हमें दो उत्पाद देता है, H2 देता है और O2 देता है, ठीक है। जैसे NH4Cl को जब हम गर्म करते हैं तो देता है NH3 + HCl, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ हम सीखेंगे कि हम यहाँ तो सीधा एरो लगा रहे थे और यहाँ ये इस तरह का क्या है, तो ध्यान से समझना। ऐसी अभिक्रियाएं, इसको भी हम जानेंगे। ये जो है अनुत्क्रमणीय का चिन्ह है, कैसा है, अनुत्क्रमणीय का, और ये जो चिन्ह होता है ये होता है उत्क्रमणीय का। अब बात आती है अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय होता क्या है, तो इसको भी बस समझते चलेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद देते हैं और उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित नहीं होते, मतलब बैक में नहीं जाते, तो अभिक्रिया कहलाती है हमारी अनुत्क्रमणीय। और एक ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप जो उत्पाद मिलते हैं वे पुनः आपस में क्रिया करके अभिकारक बना लें, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोल सकते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब इनसे क्या होगा, ये बन जाएंगे, और इनसे क्या होगा, ये बन जाएंगे। देखो इसको गर्म करेंगे तो NH3 और HCl बन जाएगा, और इन दोनों को हम ठंडा कर देंगे तो हमारा NH4Cl बन जाएगा। तो हम यहाँ एक के साथ काफ़ी चीज़ें हम सीख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। अब बात आती है कि यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर कैसे सीखें, परिभाषा याद कैसे करें, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। होता क्या है कि अधिक क्रियाशील पदार्थ जो है यहाँ समझेंगे, जैसे Fe है और CuSO4 है, तो हम जानते हैं कि Cu से ज़्यादा Fe क्रियाशील होता है, ठीक है ना। तो Fe क्या करता है, ध्यान से समझेंगे, ये अधिक क्रियाशील पदार्थ है, कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है या विस्थापित कर देता है। ध्यान से समझना, Fe क्या करता है, इसे यहाँ से हटा देता है, कॉपर के यौगिक से कॉपर को हटा देता है
और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यही हमने कहा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और उसके स्थान को खुद ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिंक, यहाँ समझेंगे, जिंक जो है क्या करता है, H2SO4 के विलयन से H2 को विस्थापित कर देता है। देखो इसको H2 को यहाँ से इसके यौगिक से निकाल देगा, खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो देखो SO4 के साथ अब जिंक जुड़ जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन जो है वो इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हम समझे कि हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या हैं। नेक्स्ट टाइप की जो अभिक्रिया है वो हमारी अभिक्रिया है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन को हम उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें, अभी जो हम पढ़े हैं लास्ट वहाँ था प्रतिस्थापन, अब यहाँ क्या होगा, दोनों तरफ से प्रतिस्थापन। दोनों तरफ से प्रतिस्थापन मतलब द्विविस्थापन। ध्यान से समझेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की, किसके, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसका, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होगा कि जैसे समझेंगे BaCl2 और Na2SO4। अब इसमें होगा क्या, Na आयन चला जाएगा इधर और Ba आयन आ जाएगा इधर, समझ रहे हो, इधर उधर। क्या होगा, Na2SO4 का Na आयन Ba की तरफ आएगा और Ba का आयन इधर चला जाएगा, मतलब आयनों में क्या हो गया, आदान प्रदान। ठीक है, अभिकारकों के क्या है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। तो ध्यान से समझेंगे, जब Na इधर आएगा तो बन जाएगा NaCl, वैसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से क्या बन रहा है, NaCl, तो 2NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, यहाँ समझेंगे H2 और S क्या बन जाएगा, H2S। ठीक है, H2S और क्या बचा, Na और Cl, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। हो कैसे रहा है तो समझ रहे हैं हम, Na यहाँ आ रहा है और H इधर जा रहा है ना, तो क्या होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार जो आता है उस अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान से समझेंगे, नेक्स्ट अभिक्रिया का जो नाम है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया कह लो या क्या कह लो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो है अभिकारक जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ध्यान से समझेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ध्यान से समझेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऑक्सीजन ग्रहण करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे C+O2 एरो CO2। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, बन गया CO2। बात समझ में आ रही है। दूसरा इसमें प्रकार होता है, देखो कई प्रकार से हम बोल सकते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करती हो, हाइड्रोजन त्याग करती हो और इलेक्ट्रॉन का भी क्या करती हो, त्याग करती हो। कि कैसे, कि जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो क्या आ जाएगा, Na+ आयन। तो पूछा जाए इस अभिक्रिया का नाम, तो ये अभिक्रिया भी हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो प्रकार आता है, बहुत ध्यान से समझना, पेपर में आएगी, क्या आएगी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। ठीक है ना। अब दूसरा जो इसमें प्रकार आएगा वो है अपचयन अभिक्रिया। क्या है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो अब हम इसकी भाषा को यहीं से समझा देते हैं।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, यहाँ से समझेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, अभिकारक की जगह हम कह सकते हैं कोई तत्व, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व भी कह सकते हैं, क्या करता है, ऑक्सीजन त्यागता है, क्या करता है, ऑक्सीजन का त्याग करता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, इस अभिकारक की जगह हम चाहो तो क्या कह सकते हैं, इसमें कोई तत्व, ठीक है, क्या करता है, ऑक्सीजन का त्याग। यहाँ क्या करेगा, ऑक्सीजन का त्याग। यहाँ क्या कर रहा था, ऑक्सीजन ग्रहण। तो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ क्या करता है, ऑक्सीजन का त्याग करता है, ठीक है, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे हम उसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दें, जैसे CO2 को हम कहें कि C+O2, तो हमने देखा कि C के साथ पहले O था, अब वो निकल गया तो ऑक्सीजन का त्याग हो गया। त्याग होने पर इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ग्रहण करे, हाइड्रोजन को क्या करे, ग्रहण करे। तीसरा तरीका, तीसरा कहते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। जैसे समझो Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्या बनेगा, Cl, या 2 ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, Cl2 बनेगा। तो इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, ये क्लोरीन आयन जो है, क्लोराइड आयन जो है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे क्या कहलाएगी, बहुत ध्यान से समझो, क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। तुम्हें इतना ज़्यादा जटिल नहीं पढ़ना है, तुम्हें बिल्कुल सिंपल सी बातें सीखनी है। यदि कोई तत्व, बहुत सिंपल सा, इसको भी हम रफ कर दें, एक बार में समझा दें, ठीक है। क्या है, यदि कोई तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करे, ऑक्सीजन ग्रहण करे तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन त्यागे तो अपचयन, बस इतना ही जानना है, ठीक है ना। चलो आगे जो आती है वो अभिक्रिया आती है इन दोनों का मिक्सचर, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या क्या आती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको भी हम समझते ही चलते हैं, इसी का पार्ट है, क्या नाम है इसका, रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल ये किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आ ही जाती है, ठीक है। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो। ध्यान से समझेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, थोड़ा ऊपर लिख दें, चलो ऊपर लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ हो जाएं, और ध्यान से समझना, क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। हमारा टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या टॉपिक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन प्रक्रिया एक साथ होती है, मतलब दोनों ही क्रियाएं या प्रक्रिया एक साथ हो जाती है, क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हम जानेंगे इस रिएक्शन को, देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ क्या है, Cu के साथ है O, क्या है, Cu के साथ O, और यहाँ हम देखते हैं तो Cu कैसा है, अकेला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने ये जाना कि Cu में से क्या हो गया, ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन का क्या हो गया, त्याग। अभी हम बता रहे थे, यदि ऑक्सीजन त्यागे तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन। क्या कहलाएगी, अपचयन। और ध्यान से समझो, यहाँ H2 है, और जब हम आगे जाएंगे तो H के साथ कौन है, O, H2 के साथ कौन है, O, तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, ग्रहण, ऑक्सीजन ग्रहण। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। आधी आधी अभिक्रियाओं को जान रहे हैं, ध्यान से समझना, आधी आधी, आधी मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन त्याग दी, अपचयन। H2 से H2O पर जा रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर ली, ऑक्सीकरण। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। याद रखना, हर साल आएगी ये रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे दूसरा, यहाँ समझो ZNO है, कौन है, ZNO, और यहाँ देखते हैं तो O इसके साथ से निकल जाता है, ऑक्सीजन का क्या हो गया, त्याग। तो क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन, ठीक है, अपचयन। यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ग्रहण,
तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ठीक है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हों उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं एक लास्ट प्रकार और है अभिक्रियाओं का, ठीक है ना? क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पहले हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ध्यान से समझेंगे। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि अभिकारक परस्पर क्रिया करें और एक उत्पाद बनाएं और उत्पाद बनने के साथ साथ क्या हो जाए? हमें ऊष्मा भी मिले। देखो N2 जो है H2 से क्रिया करता है और बनाता है NH3, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है और बनाता है अमोनिया, और इस क्रिया में क्या होता है? ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा निकलती है। तो एक ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखा होगा कार्बन का हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो CO2 गैस बनती है और ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा प्राप्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये होता है। दूसरा प्रकार आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा मतलब वो अभिक्रिया, उसमें क्या हो रहा था? ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही थी। इसमें क्या होता है कि हमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। तो समझेंगे, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, क्या हो रही है? अवशोषित। वहाँ क्या हो रहा था? ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी ना। ध्यान से समझेंगे, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 और I2 को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करना मतलब ऊष्मा देते हैं, तो क्या बनता है? HI, ठीक है। ऐसा ही यहाँ है, N2 और O2 को हम क्या करेंगे? ऊष्मा देंगे। ऊष्मा देना मतलब गर्म करेंगे, तो क्या होगा? NO प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या टॉपिक और रह गया है? अब हम चलते हैं लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट की ओर, अंतिम सिरे की ओर, ठीक है ना। पढ़ना क्या है हमें? संक्षारण। संक्षारण सभी लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को ना। एक बार बस हम इसको जान लेते हैं क्या होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई धातु किसी अम्ल या जल या नमी के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपर वाली जो परत है वो धीरे धीरे क्षय होने लगती है। धीरे धीरे क्षय होने लगती है। धीरे धीरे इसके किसी धातु के क्षय होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों की साइकिल होती है लोहे की, तो उसको अगर हम बाहर धूप में या बरसात में खड़ा कर दें तो उस पर धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाती है। तो वही क्रिया क्या कहलाएगी? या वो गलना शुरू हो जाती है। गलना या जंग लगना, ये सारी प्रक्रियाएं हमारे लिए क्या कहलाती हैं? संक्षारण, ठीक है। अब बात आती है बचाव की। तो संक्षारण से बचाव का सीधा सा उपाय ये है कि हम उसको नमी या उससे क्या करें? बचा कर रखें, या उसके ऊपर दूसरी कम क्रियाशील धातु की परत को चढ़ा दें, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है। इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होती क्या है? ध्यान से समझना। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आ जाने पर, किसके? वायु के संपर्क में आ जाने पर उपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है? उपचयित। जिससे उनके स्वाद व गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन। इसे ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। देखा होगा अक्सर होता क्या है कि जैसे हम कोई खाना बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं और उसको हम खुले में छोड़ दें, खासतौर पे गर्मियों में जब हम उसको खुले में छोड़ देते हैं तो शाम तक क्या होता है? उसका टेस्ट बदल जाता है। तो ध्यान से समझना, यही है क्या होता है? वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को वायु के संपर्क में रख देते हैं
तो क्या हो जाती है, वो अपचयित हो जाती है, जिससे उसका स्वाद भी बदल जाता है और गंध भी परिवर्तित हो जाती है। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृत गंधता। ठीक है, बचाव तो सब लोग जानते होंगे कि हम लोग जब चिप्स का पैकेट लेकर आते हैं, चिप्स का पैकेट लेकर आते हैं तो उसमें कोई गैस भरी होती है। ठीक है, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्यों नहीं होती, तो ध्यान से समझना, जब चिप्स के पैकेट में, ये हमारे चिप्स हैं, और अगर इसमें ऑक्सीजन गैस को भर देंगे तो ये क्या करेंगे, समझ रहे हैं, वायु के संपर्क में आ जाएंगे, क्या कर देंगे, अपचयित हो जाएंगे। अपचयित हो जाएंगे तो इनका स्वाद और गंध क्या हो जाएगा, परिवर्तित। इसीलिए हम इनमें क्या ऑक्सीजन नहीं भरते, क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया ना करे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। ऐसे ही पूरे टॉपिक्स को जानने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।